नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल विजार्ड एकेडमी पर। भारतीय भूगोल की श्रृंखला में हम आपसे भारत की मिट्टियों के बारे में बातचीत कर रहे हैं और इसके ठीक पहले वाली वीडियो में हमने आपसे भारत की मृदाओं के संबंध में तमाम सारे तथ्यों के बारे में बातचीत की थी और हमने आपसे कहा था कि अगले वाले वीडियो में मीन्स आज की क्लास में हम आपसे भारत की जो प्रमुख 4 मृदाएं हैं, जिसमें जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली और लेटेराइट, ये जो 4 मृदाएं हैं, इनके संबंध में हम आपसे विस्तार में बातचीत करेंगे। क्योंकि सामान्यतः जो आपका एग्जामिनर है वो चाहे जो कुछ भी प्रश्न करे मृदाओं को लेकर के, वो यहीं कहीं से आपसे कुछ पूछता है। तो आइए हम विस्तार से एक एक मृदा के बारे में आपसे बातचीत करते हैं। और आज की क्लास हमने कहा ये भारत की मृदाओं के संबंध में ये दूसरी क्लास होगी। इसके ठीक पहले की वीडियो अगर आप ना देखें तो आप उसे देख सकते हैं, ताकि ये क्लास आप प्रॉपर तरीके से समझ सकेंगे। तो चलिए अविलंब क्लास की शुरुआत करते हैं। और भारत की मृदाओं में हमने 4 जो ये मेजर सॉइल्स हैं, 4 जो प्रमुख मृदाएं हैं, जिनमें जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा और लेटेराइट मृदा, इनके बारे में थोड़ी बहुत हमने बातचीत की थी। आइए सबसे पहले हम बातचीत कर लेते हैं भारत की जो सबसे प्रमुख मृदा है, जिसका नाम जलोढ़ होगा। तो आइए देखिएगा, आज हम सबसे पहले इस जलोढ़ मृदा के बारे में बातचीत करते हैं। ध्यान दें, हमने आपसे इसके पहले कहा होगा, इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपसे बातचीत की होगी कि जलोढ़ मृदा का जो विस्तार है, संपूर्ण भारतीय भूभाग के लगभग 43.4% भूभाग पर इसका विस्तार पाया जाता है। अर्थात संपूर्ण भारत का जो भी क्षेत्रफल है, उसके 43.4% भूभाग पर अकेले इस जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है। और अगर इसमें क्षेत्रफल की बात करें तो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल के 15 लाख वर्ग किलोमीटर, 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर अकेले इस जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है। यानी आधे से थोड़ा सा कम, भारत का जो भी क्षेत्रफल है उसे आधे से थोड़ा सा कम ये भूभाग पर अकेले इस जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है। और जो कि अगर इंडियन जो ये एरिया है, भारत का जो ये क्षेत्रफल है, उसमें अगर बात करें परसेंटेज की तो 43.4%, और वैसे बात करें तो 15 लाख वर्ग किलोमीटर की बात होगी। और ध्यान दें, इस जलोढ़ मृदा के अगर विस्तार के बारे में हम आपसे बात करें तो देखिएगा, इस जलोढ़ मृदा का जो विस्तार है, जब आप भारत के भौतिक प्रदेश पढ़े होंगे उसमें हमने उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में आपसे बातचीत की होगी। और उत्तर भारत का जो संपूर्ण मैदान है, उसका निर्माण इस जलोढ़ मृदा के जमाव के परिणाम स्वरूप हुआ है। अर्थात इस जलोढ़ मृदा से उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। यानी एक चीज़ तो ये निश्चित है, ये क्लियर है, बिल्कुल ये स्पष्ट है कि जलोढ़ मृदा का जो विस्तार होगा वो पश्चिम में सिंधु और सतलज नदियों के किनारे से लेकर के और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक होगा। और अगर राज्यवार आप विस्तार की बातचीत करेंगे तो जलोढ़ मृदा का जो विस्तार होगा ये पंजाब, हरियाणा, और पंजाब हरियाणा के बाद इसमें राजस्थान का भी क्षेत्र आएगा, संघ शासित राज्य दिल्ली भी आएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार भी आएगा, छोटा सा हिस्सा झारखंड का होगा, और झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल भी आएगा, और पश्चिम बंगाल के बाद असोम राज्य भी इसी के अंतर्गत समाहित होगा। अर्थात ये जो जलोढ़ मृदा का विस्तार है वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असोम, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर बड़े पैमाने पर इस जलोढ़ मृदा का विस्तार है। और इसके अतिरिक्त अगर आप तटीय राज्यों की बातचीत करेंगे, जैसे जो गुजरात राज्य है, तो गुजरात राज्य में नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने वाला जो एक बड़ा सा क्षेत्र है, जो एक बड़ा सा भूभाग है, उस पर भी जलोढ़ मृदा का ही विस्तार पाया जाएगा। और उसके अतिरिक्त अगर आप उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों की बात करें तो यहाँ पर ये जो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ हैं,
इन नदियों के मुहाने पर भी इस जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है। और उसके अतिरिक्त केरल का जो तटीय क्षेत्र होगा वहाँ पर भी जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है। क्योंकि हम बात करें जो इन राज्यों में जलोढ़ मृदा का विस्तार इसलिए पाया जाता है क्योंकि जो जलोढ़ मृदा है इसका निर्माण ही, ये जो जलोढ़ मृदा है इस जलोढ़ मृदा का निर्माण ही नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए कांप अथवा गाद अथवा अवसाद के जमाव के परिणाम स्वरूप होता है। अब आप शायद ये चीज़ें ना समझ पा रहे हो, ध्यान दें, कांप हमने लिखा है, कांप कहें अथवा गाद कहें अथवा अवसाद कहें। जब कोई भी नदी प्रवाहित होती है तो जब वो पर्वतीय क्षेत्र से अथवा पठारी क्षेत्र से जब वो समतल मैदानी क्षेत्रों की ओर पहुंचती है या समतल मैदानी क्षेत्रों में पहुंचती है तो उसकी जो धारा है उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, और चौड़ाई बढ़ जाने के कारण उसकी जो धारा की गति है वो मंद पड़ जाती है, और मंद पड़ जाने के कारण जो वो नदी जल के माध्यम से या अपने जल के साथ मिट्टी अथवा कंकड़ के जो छोटे छोटे टुकड़े बहा करके एक साथ लेकर के आई हुई होती है उसे ही भूगोल की भाषा में कांप अथवा गाद अथवा अवसाद की संज्ञा देते हैं। और चूंकि मैदानी क्षेत्रों में इन नदियों का ढाल मंद पड़ जाता है, इन नदियों की जो गति वो मंद पड़ जाती है, और नदियों की गति मंद पड़ जाने के कारण ये सारी की सारी जो नदियां हैं अपने द्वारा बहाकर लाए गए जो अवसाद है उसे अपने दोनों किनारों पर छोड़ते हुए चली जाती हैं, और इसी अवसाद अथवा इसी गाद अथवा इसी कांप के जमाव के परिणाम स्वरूप ही इस जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। और स्वाभाविक है कि अब ये जो जलोढ़ मृदाएं हैं या ये जो जलोढ़ मृदा है ये इसका विस्तार उन सभी क्षेत्रों में पाया जाएगा जहाँ पर कि नदियाँ प्रवाहित होते हुए और किसी सागर अथवा महासागर में विलीन होने के पहले ये जो डेल्टा का निर्माण करती हैं वो सारे के सारे जो क्षेत्र होंगे वो जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले क्षेत्र होंगे, जिनमें जो हमने कहा जो मेजर स्टेट होंगे, जो बड़े राज्य होंगे, उनमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम शामिल हैं। और एक खास बात और भी आपको बता दें, शायद ये चीज़ आपको कम जगहों पर मिलेगी या हो सकता है अधिकांश लोग आज आप पहली बार जान पाएँ कि इस जलोढ़ मृदा के अगर सर्वाधिक विस्तार की बातचीत की जाए, यानी आपका एग्जामिनर पूछे कि जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपका जवाब ये उत्तर प्रदेश होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर भारत के सभी राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो ये चौथा सबसे बड़ा क्षेत्रफलधारी राज्य है। और इस उत्तर प्रदेश में जो उत्तरी उत्तर प्रदेश है, उत्तरी उत्तर प्रदेश मतलब जो हिमालय से लगे हुए उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं, अगर उनमें बात करें सहारनपुर से लेकर के और महाराजगंज तक की, तो ये सहारनपुर से लेकर के महाराजगंज ज़िले तक की बात करें जो उत्तरी उत्तर प्रदेश के हैं, अर्थात जो भांवर अथवा तराई वाले क्षेत्र में आते हैं, उन जिलों को छोड़ दिया जाए। और उनके अतिरिक्त अगर दक्षिणी उत्तर प्रदेश यानी जिसे आप बुंदेलखंड अथवा बघेलखंड के अंतर्गत रखते हैं, यानी ये मथुरा से लेकर के और सोनभद्र तक का जो ये दक्षिणी जितने सारे ज़िले हैं, इन ज़िलों को छोड़ दिया जाए तो शेष जितने सारे ये मध्य में जितने सारे ज़िले आ रहे हैं उन सब के सब ज़िलों में इस जलोढ़ मृदा का ही विस्तार होगा, जलोढ़ मृदा का ही विस्तार होगा। अर्थात एक बात तो स्पष्ट है कि एग्जामिनर आपसे पूछे कि जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है या निम्न में से किस राज्य में है, ऐसी हर एक स्थिति में आपका जवाब उत्तर प्रदेश होगा। और ऐसा हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आयोग के द्वारा ये रिपीटेड प्रश्न है, इसके पहले पूछा गया है कि काली मृदा या काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है। हालांकि वो किस राज्य में पाया जाता है अभी थोड़ी देर बाद हम वहाँ पहुँचते हैं तो उसके बारे में हम आपसे बातचीत करते हैं। खैर अभी हम जलोढ़ मृदा के बारे में आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने देखा जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक जो विस्तार है वो उत्तर प्रदेश राज्य में, और संपूर्ण भारत में इसका विस्तार 43.4%, और भूभाग की बात करें तो लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर इसका जो विस्तार है। और इसके निर्माण की हमने बातचीत की आपसे, इसका निर्माण कांप अथवा गाद अथवा अवसाद के जमाव के परिणाम स्वरूप हुआ है। खैर इसके आगे की हम आपसे बातचीत करें तो ध्यान देंगे
ये जो जलोढ़ मृदा है ये दो प्रमुख प्रकार की होगी। आप जब विस्तृत पढ़ेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि ये जो जलोढ़ मृदा है, हमने कहा इसके दो प्रमुख प्रकार हैं। एक का नाम आप पढ़ेंगे खादर और एक का नाम पढ़ेंगे आप बांगर। खादर और बांगर। तो ध्यान दें, ये जो खादर होगा, ये खादर जलोढ़ उस वाली जलोढ़ को कहेंगे जो वर्तमान में भी नदियों के तराई वाले क्षेत्र हैं या नदियों के किनारे स्थित क्षेत्र हैं। अर्थात जिन क्षेत्रों में प्रतिवर्ष जो नदियां हैं वो अपनी धारा के साथ बहाकर लाए गए अवसाद को आज भी छोड़ रही हैं, ऐसे क्षेत्र को ये खादर क्षेत्र कहेंगे। और वह क्षेत्र जहाँ पर नदियाँ अपने गाद बहुत पहले, आज से कई वर्ष पहले, कई सौ वर्ष पहले जमा की थी, लेकिन वर्तमान समय में उन क्षेत्रों में नदियां अपना अवसाद नहीं छोड़ पाती हैं। अब उन क्षेत्रों में जो ये मिट्टी विद्यमान है वो होगी तो जलोढ़ मिट्टी ही, लेकिन जलोढ़ के अंतर्गत भी उसे बांगर मृदा के अंतर्गत रखा जाएगा। खैर, इसमें भी आप जब और विस्तार में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे बांगर को भी दो प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत रखेंगे। एक तो ऊसर होगी, एक बंजर होगी, और वापस और उसका आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो ऊसर के भी फिर दो प्रमुख प्रकार होंगे। उसमें एक रेह युक्त ऊसर होगा और एक रेह रहित ऊसर होगा। ये इंटरनल बातें हो गई, बट आई थिंक आपका एग्जामिनर आपसे यहाँ तक नहीं पूछेगा, रीजन उसके तमाम सारे हैं। खैर, आप हम पर ट्रस्ट करें, इससे ज़्यादा आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा। तो अभी हमने मोटा मोटा बात की आपसे कि जलोढ़ मृदा जो है इसके भी दो प्रमुख प्रकार हैं, एक खादर और एक बांगर। उम्मीद है आप यहाँ तक समझे होंगे। और ध्यान दें, इससे या किसी भी मृदा से तीन और प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसी एक मृदा का नाम दे करके ये उसके लिए, या वो जो मृदा है कौन सी फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, अर्थात उस मृदा में किस फसल का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। एक तो ये बच रहा है। उसके अतिरिक्त आपसे पूछा जा सकता है कि किसी एक मृदा का नाम दे करके, या सपोज दैट जलोढ़ मृदा का नाम दे करके, कि जलोढ़ मृदा में निम्न में से किस तत्व की अधिकता होती है, अर्थात कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है, या फिर कौन सा तत्व सबसे कम पाया जाता है, या किस तत्व का अभाव रहता है। तो आइए हम इन दो तीन बिंदुओं के बारे में आपसे बातचीत करते हैं। इसे थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, आप नोटिस करेंगे खादर और बांगर ये जलोढ़ मृदा के दो प्रमुख प्रकार हैं। ये दो प्रमुख प्रकार हैं, खादर और बांगर, जलोढ़ मृदा के। आइए हम आपसे अब अगली बात करें। तो इसमें हमने आपसे कहा कि ये जो जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा में उत्पादित होने वाले प्रमुख अगर फसलों की हम आपसे बात करें, फसल के बारे में हम आपसे बात करें, तो ध्यान दीजिएगा, ये भाई जितना सारा हमने कहा, ये उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी ज़िले हैं उनको छोड़ दिया जाए, उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी ज़िले हैं इनको छोड़ दिया जाए, ये शेष जो भी उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं इसमें जलोढ़ मृदा का विस्तार है। हम आपके यहाँ जलोढ़ मृदा का विस्तार है, और आप देख पा रहे होंगे कि आपके यहाँ किन किन फसलों का उत्पादन बड़े पैमाने पर, यानी बहुतायत में, यानी बड़ी तादाद में किया जाता है। तो स्वाभाविक है वो सारी फसलें जो हैं, या उन सारी फसलों के लिए जो जलोढ़ मृदा है ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी। आप ऐसे कॉमन सेंस की बात है। और अगर आप देखें तो इस तरह से आप पाएंगे कि धान, गेहूँ, गन्ना, या इसके अतिरिक्त आप दलहन और तिलहन कर सकते हैं। दलहन और तिलहन, इन सभी फसलों के लिए, इन धान, गेहूं, गन्ना, दलहन और तिलहन, दलहन की बात करें तो इसके अंतर्गत ये चना, मटर आदि तमाम सारी फसलें आ जाएंगी। और तिलहन की बात करें तो इसमें अलसी, सरसों, तिल, ये भी फसलें समाहित हो जाएंगी। बट अगर मेजर पार्ट देखें आप, ये बड़े पैमाने पर देखें तो ये धान और गेहूं की बात करें, आपके यहाँ धान और गेहूं का उत्पादन बहुतायत यानी भारी तादाद में होता है। उसके बाद फिर गन्ना, दलहन और तिलहन, यानी इन सभी फसलों के लिए ये जो जलोढ़ मृदा है ये बेहद अनुकूल है। और इसके अतिरिक्त अगर इसमें हम उपस्थित तत्व की बात करें, या इसमें अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व की बात करें, अर्थात किस तत्व की अधिकता है या अधिकता वाले तत्व की हम आपसे बात करें, तो एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, ये चूँकि जलोढ़ मृदा पढ़ रहे हैं आप, तो जलोढ़ मृदा में दो तत्व बड़े पैमाने पर पाया जाता है। एक का नाम है पोटास और दूसरे का नाम है चूना। आप बिल्कुल ऐसे कॉमन सेंस से आप यूज़ करें, आप पाएंगे आपके यहाँ जो भी फसलें उत्पादित होती हैं
उस किसी भी फसल में आप चूने का इस्तेमाल नहीं करते, यानी आप अतिरिक्त ये चूने का प्रयोग नहीं करते अपने फसलों में, अपने खेतों में। और सेम वही चीज़ पोटाश भी है। पोटाश भी आपके यहाँ, आई थिंक पोटाश भी आपके यहाँ फसलों में ये इस्तेमाल नहीं किया जाता है, अर्थात आप अपने खेतों में पोटाश की भी मात्रा नहीं इस्तेमाल करते। पर अभी थोड़ा सा इसका चलन बढ़ रहा है, थोड़ा सा इसका चलन बढ़ रहा है, बट अभी भी ये ना के बराबर ही है। इस तरह से हमने कहा ये पोटाश और चूना, ये दो ऐसे तत्व हैं जिनकी आपके इस जलोढ़ मृदा में अधिकता होती है, अर्थात ये दो तत्व ऑलरेडी जलोढ़ मृदा में बड़े पैमाने पर यानी ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन से तत्व की कमी पाई जाती है आपके यहाँ इस जलोढ़ मृदा में। तो देखिएगा, ये कमी वाले तत्व की बात करें, कमी वाले तत्व की बात करें तो आप देखिएगा, हम बाद में आपको बताएंगे इस कमी वाले तत्व के संबंध में एक बेसिक चीज़, जिसे अगर आप लर्न करके रखेंगे तो किसी भी मृदा में किसी भी मृदा में किस तत्व की कमी या तो किस तत्व की न्यूनता होती है, इस टाइप का अगर आपका एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछेगा, डेफिनेटली आप उसे हल कर लेंगे। वो आपका सवाल यानी वो आपका जो प्रश्न है वो बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता, लेकिन इसके बारे में हम आपको सबसे अंत में बताएंगे। खैर, अभी हम देख रहे हैं ये कमी वाले तत्व की हम आपसे बात कर रहे थे, तो ध्यान देंगे, आपने नाम सुना होगा जीवांश अथवा ह्यूमस के बारे में, हमने आपसे कल भी बातचीत की होगी, या उसके पहले आप फास्फोरस आप समझते होंगे। फास्फोरस, तो एक तो ये तत्व है फास्फोरस जिसकी जलोढ़ मृदा में कमी पाई जाती है। फास्फोरस के बाद में अगली बात करें नाइट्रोजन, आप समझ रहे होंगे नाइट्रोजन। और अगले तत्व की अगर बात करें तो जीवांश अथवा ह्यूमस, जीवांश अथवा ह्यूमस की बात करें तो फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीवांश, ये तीन ऐसे तत्व हैं जिनकी इस वाले यानी जलोढ़ मृदा में कमी पाई जाती है। और हमने कहा पोटाश और चूना, ये दो ऐसे तत्व हैं जिनकी इस जलोढ़ मृदा में अधिकता पाई जाती है। आप ऐसे ही इस्तेमाल करें, कॉमन सेंस यूज़ करें भाई। फास्फोरस शायद आप समझ पा रहे हैं। नाइट्रोजन की बात करें, यूरिया आप समझ रहे होंगे, जो सफ़ेद दाने वाली ये जो खाद होती है, वो ऑलरेडी एक प्रकार से उसमें नाइट्रोजन ही तो होता है, और उसका इस्तेमाल हम आप अपने यहाँ उत्पादित होने वाली समस्त फसलों में बड़े पैमाने पर बड़ी प्रमुखता से करते हैं। खैर, और ये जो जीवांश है, जीवांश का मतलब हमने आपको कल बताया होगा ह्यूमस अथवा कार्बनिक पदार्थ, यानी जंतुओं और पादपों के जो ये सड़े गले अंश होते हैं जो मृदा में उपस्थित होते हैं, जो मृदा में मिश्रित होते हैं, उसे जीवांश की संज्ञा देते हैं। और जीवांश भी आपके यहाँ जलोढ़ मृदा में कम पाया जाता है। यही वजह है आप कंपोस्ट खाद वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। खैर, तो इस तरह से आपने देखा ये इस कंप्लीट जलोढ़ मृदा के बारे में। और आई थिंक जितनी चीज़ें आप देख पा रहे हैं, इससे अधिक आपका जो एग्जामिनर है वो आपसे नहीं पूछेगा। अब आइए हम अगली बातचीत करते हैं अगली मृदा के बारे में। हमने कहा अगली बातचीत हम आपसे करते हैं अगली मृदा के बारे में। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज इसे हम इरेज कर रहे हैं, आप देखेंगे। और हमने शायद इसके पहले भी कहा होगा, वापस हम रिपीट भी कर रहे हैं कि ये जो जलोढ़ मृदा है, इस जलोढ़ मृदा के बारे में आपसे बातचीत करें तो जलोढ़ मृदा भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा है। अर्थात ये ऐसी मृदा है, ये ऐसी मिट्टी है जो कि ये पूरे भारत में सबसे ज़्यादा या सबसे बड़े पैमाने पर या सबसे बड़े क्षेत्रफल पर विस्तृत है जलोढ़ मृदा। आइए, जलोढ़ के बाद हम आपसे अगली मृदा के बारे में बातचीत करते हैं। चलिए अभी इसे इरेज कर दे रहे हैं, और इसके बाद फिर बार बार इरेज नहीं करना होगा। जलोढ़ के बाद में आइए हम आपसे बातचीत करते हैं अब लाल मृदा के बारे में। देखिएगा, जलोढ़ मृदा के बाद हमने आपसे कहा लाल मृदा। अब आप नोटिस करेंगे ये जो लाल मृदा है, जिस तरह से अभी आपने देखा कि जलोढ़ मृदा संपूर्ण भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल को कवर करती है, यानी भारत में पाई जाने वाली समस्त मिट्टियों में, समस्त मृदाओं में उसका पहला स्थान है। उसी तरह से ये जो लाल मृदा है, ये संपूर्ण भारत के लगभग 18.6% भूभाग को कवर करती है। 18.6% भूभाग को ये कवर करती है। अर्थात ये लाल मृदा जलोढ़ मृदा के बाद
दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा है, दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा है। और इसका जो विस्तार है संपूर्ण भारत के लगभग 6.1 या बिल्कुल 6.1 लाख किलोमीटर स्क्वायर या 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर, 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर इस लाल मृदा का विस्तार है। और इतने बड़े क्षेत्रफल के साथ हमने कहा ये जलोढ़ के बाद दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा होगी। और इसके अतिरिक्त अगर इस जलोढ़ मृदा के विस्तार के बारे में आपसे बातचीत करें तो ध्यान दीजिएगा, लाल मृदा के विस्तार के बारे में हम आपसे बातचीत करें तो ध्यान दीजिएगा, इस लाल मृदा का जो विस्तार है वो संपूर्ण तमिलनाडु, विस्तार की हम आपसे बातचीत करने चल रहे हैं राज्यों में, विस्तार के बारे में बातचीत करें, राज्यवार विस्तार की बातचीत करें तो इस लाल मृदा का जो विस्तार है आपने नाम सुना होगा तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश का भी क्षेत्र आएगा, आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त इसमें महाराष्ट्र भी आएगा, महाराष्ट्र के बाद में छोटा सा हिस्सा मध्य प्रदेश का भी आएगा, इसके अंतर्गत उड़ीसा भी आएगा, आंध्र प्रदेश अभी हमने आज से बातचीत की, आंध्र प्रदेश का भी क्षेत्र आएगा। और इन सभी क्षेत्रों के अतिरिक्त कर्नाटक का भी स्थान आता है। यानी इस लाल मृदा का विस्तार भारत के तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है। लेकिन एक खास बात और भी है, आप नोटिस करेंगे अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि लाल मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस भारतीय राज्य में पाया जाता है, और अगर सर्वाधिक शब्द आए तो इस बात को आप गांठ मार लीजिएगा कि जिस तरह से आपने देखा था जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है, उसी तरह से लाल मृदा का सर्वाधिक विस्तार इस तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। आई थिंक ये बात क्लियर होगी। आइए अगली बातचीत करते हैं। इसके अतिरिक्त ये जो लाल मृदा है, इस लाल मृदा की बात करें तो यहाँ से एक कॉमन सा प्रश्न और भी पूछा जाता है कि आखिरकार इस लाल मृदा का रंग लाल क्यों है, यानी लाल मृदा में किस तत्व की अधिकता है, उसके बारे में अभी हम बातचीत करेंगे। पर उससे पहले ये जो लाल मृदा है ये किन किन फसलों के लिए बेहद उपयुक्त है, तो आइए हम यहाँ पर उत्पादित होने वाले यानी लाल मृदा में, लाल मिट्टी में उत्पादित होने वाली प्रमुख फसलों के बारे में आपसे हम बातचीत करें। तो इसमें आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो लाल मृदा है इसमें बड़े पैमाने पर तंबाकू का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। और तंबाकू के बाद फिर वापस आप पाएंगे तंबाकू, केला के बाद में आपका आएगा बाजरा के बाद में ये मूंगफली भी आएगी और उसके अतिरिक्त मूंगफली बाद में आएगी, देन उससे पहले अभी यहाँ पर गेहूँ आएगा, और गेहूं के बाद में फिर मूंगफली की बात कर लेते हैं। मूंगफली यानी ये जो लाल मृदा है ये तंबाकू के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तंबाकू के बाद केला, बाजरा, गेहूं और मूंगफली, ये कुछ प्रमुख फसलें हैं जो कि इस लाल मृदा में बड़े पैमाने पर उत्पादित की जाती हैं। यानी इन फसलों के जो लाल मृदा है ये बेहद उपयुक्त है। और इसके अतिरिक्त बातचीत करें तो ये जो लाल मृदा है, लाल मृदा का रंग आखिरकार लाल क्यों होता है? लाल मृदा का रंग आखिरकार लाल क्यों होता है? तो जब हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपसे सौरमंडल के प्रमुख ग्रहों के बारे में बातचीत की होगी तो उसमें हमने एक लाल ग्रह के बारे में भी आपसे बातचीत की होगी, और वो लाल ग्रह अर्थात मंगल ग्रह के बारे में हमने आपसे बात की थी। और मंगल ग्रह का रंग भी लाल होता है और इस मिट्टी का रंग भी लाल होता है, तो दोनों में लॉजिक सेम ही है। मंगल ग्रह पर भी आपने देखा होगा कि मंगल ग्रह पर चूंकि फेरिक ऑक्साइड की बात करें, अदरवाइज आयरन ऑक्साइड की बात करें, चूंकि मंगल ग्रह पर जो उपस्थित मैटर है उसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता है जिसके कारण उसका रंग लाल दिखता है। और एग्जैक्ट चीज़ यहाँ पर भी है, अर्थात ये जो लाल मृदा है इसमें फेरिक ऑक्साइड अथवा आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल दिखता है। और इसमें ये उपस्थित या अधिकता वाले तत्व की बात करें, अधिकता वाले तत्व का आशय यहाँ पर इस मृदा में बड़े पैमाने पर
उपस्थित तत्व की बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये फेरिक ऑक्साइड की बात करें, आयरन ऑक्साइड की बात करें, अर्थात ये लौहयस्क की बात कर रहे हैं और लोहे की बात कर रहे हैं। और ये जो लाल मृदा है, इस लाल मृदा में लोहा बड़े पैमाने पर पाया जाता है, यानी लोहे की प्रचुरता होती है, अर्थात लोहे की अधिकता होती है। और अगर न्यूनता वाले तत्व की बात करें, आपसे न्यूनता वाले तत्व की बात करें अर्थात कमी वाले तत्व की बात करें, मीन्स इस लाल मृदा में कौन सा तत्व ये कम मात्रा में पाया जाता है, या किस तत्व की न्यूनता होती है, या किस तत्व की कमी होती है। तो आपने इसके पहले भी देखा होगा कि नाइट्रोजन, फास्फोरस व जीवांश, आपको अगर याद हो तो आप ध्यान कर सकते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस व जीवांश, जो चीज़ें या जो तत्व आपके जलोढ़ मृदा में कम पाए जाते हैं या कम उपस्थित होते हैं, या जिन तत्वों की जलोढ़ मृदा में अतिरिक्त आवश्यकता होती है, एग्जैक्ट उन्हीं तत्वों की आपकी इस लाल मृदा में भी अतिरिक्त आवश्यकता होती है, अर्थात नाइट्रोजन, फास्फोरस व जीवांश। ये कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि जलोढ़ के साथ साथ लाल मृदा में भी कम उपस्थित होते हैं या कम पाए जाते हैं। तो इस तरह से अभी हमने आपसे कंप्लीट बातचीत की ये लाल मृदा के बारे में। और हाँ, एक चीज़ आप जरूर नोटिस करेंगे, यहाँ पर हमने आपसे बताया आयरन ऑक्साइड अथवा फेरिक ऑक्साइड के बारे में आपसे हमने बातचीत की। आइए इसे लिख देते हैं, आयरन ऑक्साइड। आप इसे जरूर नोट कर लेंगे कि ये जो आयरन ऑक्साइड है ये ऐसा तत्व है जिसकी अधिकता के कारण ये जो लाल मृदा है, इस मृदा का रंग लाल होता है। और एक चीज़ आपको शायद जान के हैरत होगी कि ये जो लाल मृदा है, जब ये सूखी हुई होती है तो इसका रंग लाल दिखता है, लेकिन जब ये नम हो जाती है, अर्थात ये जब गीली हो जाती है, तो गीली होने के बाद इस लाल मृदा का जो रंग है, जो कलर है, वो पीला पड़ जाता है। और इस वजह से इसे गीली होने के बाद इसे पीली मृदा की भी संज्ञा देते हैं। इसे हमने कहा पीली मृदा के भी संज्ञा देते हैं। तो एक चीज़ आप ध्यान देंगे, जब ये लाल मृदा सूखी होगी तो इसका रंग लाल दिखता है, लेकिन यही लाल मृदा जब गीली हो जाती है तो इसका रंग पीला दिखता है। इसलिए कहीं कहीं से लाल अथवा पीली मृदा की भी संज्ञा देते हैं। आई थिंक ये चीज़ें आप प्रॉपर तरीके से समझे होंगे। और अगर ये वीडियो आप समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए हम आगे आपसे बातचीत करते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लाल मृदा के बाद में अब हम आपसे बातचीत करने चल रहे हैं काली मृदा के बारे में। देखिएगा काली मृदा, आइए देखते हैं। ये जो काली मृदा है, काली मृदा, इसका जो विस्तार है ये जलोढ़ और लाल इन दोनों मृदाओं के बाद ये तीसरे स्थान पर आता है। अर्थात ये जो काली मिट्टी है या काली मृदा है, ये भारत में बड़े पैमाने पर पाई जाने वाली तीसरी मृदा है, यानी जलोढ़ और लाल मृदा के बाद क्षेत्रफल के विस्तार में इसका स्थान तीसरा होगा। और यहाँ से भी तमाम प्रकार के प्रश्न बनते हैं। आइए हम एक एक प्रश्न के बारे में आपसे बातचीत करते हैं। चूँकि हम विस्तार से चर्चा कर ही रहे हैं, तो हम चूँकि यहाँ पर बात करें आपसे काली मृदा के बारे में। आइए देखेंगे आप काली मृदा। देखिएगा, आप यहाँ से बनने वाले अधिकांश प्रश्नों के बारे में आपने देखा होगा। चूँकि ये जो काली मृदा है, इसके पहली चीज़ तो बात करें, इसके नाम से ही कई प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं। काली मृदा के नाम से ही कई प्रकार के हमने कहा प्रश्न बन जाते हैं। और खैर, इस मृदा के आइए हम विस्तार के बारे में आपसे बात करें तो ध्यान दें, इस काली मृदा का जो विस्तार है लगभग 15.2% क्षेत्रफल पर पाया जाता है। यानी संपूर्ण भारत का जो क्षेत्रफल है उसके 15.2% भूभाग पर अकेले इस काली मृदा का विस्तार पाया जाता है। और अगर इसके एरिया की बात करें वर्ग किलोमीटर में, तो ध्यान दें ये लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर ये इस काली मृदा का विस्तार पाया जाता है। वापस देखिए, हमने कहा संपूर्ण भारत के लगभग 15.2% क्षेत्रफल पर इस काली मृदा का विस्तार है। और एग्जैक्ट अगर आप ऐसे देखें तो लगभग
5.46 लाख वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है उस पर इस काली मृदा का विस्तार पाया जाता है। और ये अगर राज्यवार आप देखें तो ध्यान दें, ये जो काली मृदा है, इस काली मृदा का विस्तार आपको पता होगा। सबसे पहले हम बात करें एक राज्य महाराष्ट्र, ऑलरेडी आप जानते होंगे। महाराष्ट्र के बाद में गुजरात, थोड़ा सिंबल में इंडिकेट करें, आप समझने पर बल देंगे। और गुजरात के बाद में फिर हम दिन आपसे बातचीत करें एमपी यानी मध्य प्रदेश। ये तो आप इन राज्यों के बारे में आपने ऑलरेडी देखा होगा और इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद में महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश की बात करें तो इन राज्यों के अतिरिक्त जो तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र होंगे अथवा जो कर्नाटक के कुछ क्षेत्र होंगे, या फिर हम आपसे बात कर लें थोड़ा सा छत्तीसगढ़, या फिर आइए हम आपसे बातचीत कर लेते हैं, हाँ छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड की बात कर लें, और झारखंड के बाद उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र आएंगे। यानी इन तमाम राज्यों में इस काली मृदा का विस्तार पाया जाता है। लेकिन काली मृदा के विस्तार वाले जो बड़े राज्य हैं उनमें महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश प्रमुख रूप से आएगा। और यहाँ से भी एग्जैक्ट वही जानदार प्रश्न पूछा गया है। इसके पहले आयोग ने पूछा आपसे कि समस्त भारतीय राज्यों में से किस राज्य में काली मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा यानी बड़े पैमाने पर पाया जाता है। और इस बात को आप बिल्कुल याद रखिएगा कि महाराष्ट्र वह भारतीय राज्य है जिसमें अन्य राज्यों की तुलना में काली मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यानी एक बात तो निश्चित है कि महाराष्ट्र ऐसा राज्य है, हमने कहा, जिसमें अन्य राज्यों की तुलना में काली मृदा का विस्तार सबसे ज़्यादा है। खैर, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आइए अब इसके बाद हम आपसे बातचीत करते हैं काली मृदा जो जिन प्रमुख फसलों के लिए उपयुक्त है, हम उनके बारे में आपसे बातचीत करते हैं। तो देखिएगा, ये जो काली मृदा है, आपने नाम सुना होगा, ये काली मृदा कपास की फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। और कपास के बाद में आपने नाम सुना होगा सोयाबीन का। कपास और सोयाबीन ये दो प्रमुख फसलें हैं जिनके लिए काली मृदा बेहद उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त फिर बात करें तो चना भी इसके अंतर्गत आएगा। ज्वार का आपने नाम सुना होगा, और चना और ज्वार आएगा तो गेहूं स्वाभाविक सी बात है कि आ ही जाएगा। वापस देखें आप, ये जो काली मृदा हमने कहा, ये कपास, सोयाबीन, चना, ज्वार, गेहूं आदि फसलों के लिए बेहद उपयुक्त है। जिसमें अगर हम बात करें इस कपास के बारे में तो ध्यान देंगे, ये कपास के उत्पादन के लिए काली मृदा सबसे उपयुक्त है। और इसी वजह से इस काली मृदा का एक अन्य नाम कपासी मृदा भी है। काली मृदा का हमने कहा एक अन्य नाम कपासी मृदा भी है। और इस काली मृदा के एक अन्य नाम रेगुर मृदा भी है। रेगुर, काली मृदा का अन्य नाम हमने कहा रेगुर मृदा भी है। और एक चीज़ और ध्यान देंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर हम आपसे बातचीत करें तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो काली मृदा है, इसे उष्ण कटिबंधीय चारनोजम की संज्ञा देते हैं। उष्ण कटिबंधीय हमने कहा चारनोजम। इन केस अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस भारतीय मृदा को चारनोजम की संज्ञा देते हैं, तो भाई कौन सी भारतीय मृदा होगी? काली मृदा ही होगी, कपासी मृदा ही होगी, या रेगुर मृदा होगी। उम्मीद यहाँ तक आप चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ पा रहे होंगे। और ध्यान देंगे, ये जो काली मृदा है, ये भारत में पाई जाने वाली समस्त मृदाओं में, इस वाली मृदा में जल धारण की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। इस बात को भी आप बाकायदा नोटिस करके रखेंगे। हमने कहा काली मृदा में अन्य भारतीय मृदाओं की तुलना में जल धारण की जो क्षमता है वो सबसे ज़्यादा होती है। और आइए अब हम आपसे बातचीत करते हैं इस मृदा में उपस्थित बड़े पैमाने पर उपस्थित तत्वों की, यानी अधिकता वाले तत्वों के बारे में। तो आप ध्यान देंगे, ये जो काली मृदा है इसमें पोटास, चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इन तत्वों की अधिकता होती है। अधिकता वाले तत्वों की बात करें तो हमने कहा पोटास के अतिरिक्त चूना, और चूने के अतिरिक्त मैग्नीशियम और मैग्नीशियम के बाद में एल्यूमिनियम। तो ध्यान दें, पोटास, चूना, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम
ये कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी इस काली मृदा में अथवा इन कपासी मृदा में अधिकता होती है, अर्थात ये बड़े पैमाने पर पाया जाता है। और अगर न्यूनता वाले तत्व के बारे में आपसे बातचीत करें तो अब तक आपने जो देखा था नाइट्रोजन, फास्फोरस व जीवांश, तो ध्यान दें आप, नाइट्रोजन कामा करेंगे फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस व जीवांश, ये कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके इस काली मृदा में भी कमी पाई जाती है, कमी पाई जाती है। हमने कहा पोटाश, चूना, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये कुछ ऐसे तत्व हैं जो काली मृदा में बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। और नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवांश की बात करें, अन्य मृदाओं की तरह इसकी या इन तत्वों की इस काली मृदा में भी कमी पाई जाती है। और एक चीज़ साथ ही साथ और भी आप ध्यान देंगे, हमने आपसे कहा कि ये जो काली मृदा है, ये जो काली मृदा है, इसकी जो जल धारण की क्षमता है अन्य मृदाओं की तुलना में सबसे ज़्यादा है। और एक खास बात और भी है कि ये जो काली मृदा है ये गीली होने के बाद ये चिपचिपी हो जाती है, और जब ये मृदा सूख जाती है तो सूखने के बाद इस मृदा में बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, और उन दरारों के पड़ जाने के उपरांत ये जो काली मृदा वाले क्षेत्र होते हैं ये जुते हुए नजर आते हैं। अर्थात ये ऐसा मालूम पड़ता है कि ये जो सारे के सारे क्षेत्र हैं इनमें ऑलरेडी जुताई हो चुकी है, और इसी वजह से इस काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा, स्वतः जुताई वाली मृदा अगर आपसे पूछी जाए कौन सी है, तो भाई स्वतः जुताई वाली मृदा भी आपकी काली मृदा ही होगी। उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें आप समझे होंगे। आइए अब हम आपसे अगली मृदा के बारे में बातचीत करते हैं। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आपसे अगले और आखिरी मृदा के बारे में बातचीत करेंगे, आप थोड़ा उसे भी देखेंगे। अगली जो आपकी मृदा है भाई, कौन सी मृदा बच रही है? आपने जलोढ़ मृदा के बारे में अध्ययन किया, लाल मृदा के बारे में अध्ययन किया, और ये काली मृदा के बारे में अभी आपसे बातचीत कर रहे थे हम। अब एक जो ये प्रमुख मृदा है जहाँ से अभी भी आपका एग्जामिनर प्रश्न पूछता है, वो शेष कौन सी बच रही है? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी या लेटेराइट मृदा की बात करें तो भाई आइए उसके बारे में भी हम आपसे बातचीत कर लेते हैं। इस लेटेराइट मृदा के बारे में भी, लेटेराइट मृदा के बारे में भी हम आपसे लगे हाथ बातचीत कर लेते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर भी कॉमन मिलेंगी आपको, हम उसके बारे में आपको फिर से अभी नोटिस कराएंगे। आइए अब लेटेराइट मृदा के बारे में चूँकि हम आपसे बातचीत करने चल रहे हैं, और ये जो लेटेराइट मृदा बात करें अथवा लेटेराइट मिट्टी की बात करें, ध्यान देंगे इस लेटेराइट मृदा का जो विस्तार है वो संपूर्ण भारत के लगभग 3.7% क्षेत्रफल पर है। 3.7% क्षेत्रफल पर, यानी संपूर्ण भारतीय भूभाग के लगभग 3.7% भूभाग पर अकेले इस लेटेराइट मृदा का विस्तार पाया जाता है। और इसमें अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर, ऐसा ये क्षेत्रफल है। यानी 1.26 लाख किलोमीटर स्क्वायर का ये जो क्षेत्रफल है, इस पर इस लेटेराइट मृदा का विस्तार पाया जाता है। हमने कहा इस 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर इस लेटेराइट मृदा का विस्तार पाया जाता है। और इसमें अगर राज्यवार हम आपसे विस्तार की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इस लेटेराइट मृदा का जो विस्तार है राज्यवार, आपने नाम सुना होगा केरल का, जो कि पश्चिमी तट पर स्थित भारतीय राज्य है। केरल के बाद हम बात करें महाराष्ट्र के बारे में, केरल के बाद हमने कहा हम बात करें आपसे महाराष्ट्र के बारे में। केरल हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया, और महाराष्ट्र के बाद में असम। ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर बड़े पैमाने पर, यानी भारी मात्रा में या विस्तृत रूप से इस लेटेराइट मृदा का विस्तार पाया जाता है। और इसके अतिरिक्त, अगर इन राज्यों के अतिरिक्त हम आपसे बात करें, पूर्वोत्तर भारत के भी कुछ राज्य, उसमें मेघालय का आपने नाम सुना होगा, या फिर उड़ीसा की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश
और तेलंगाना, कर्नाटक, इन सभी राज्यों में हमने कहा लेटराइट मृदा का विस्तार पाया जाता है। लेकिन हम चूंकि प्रमुख रूप से लेटराइट मृदा के विस्तार के बारे में आपसे बात करें तो प्रमुख रूप से इस लेटराइट मृदा का जो विस्तार है वो केरल, महाराष्ट्र और असम, इन बड़े पैमाने पर इन राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है। और एग्जैक्ट वही चीज अगर आपसे पूछा जाए कि लेटराइट मृदा का सर्वाधिक विस्तार, यानी लेटराइट मृदा का सबसे ज्यादा विस्तार किस भारतीय राज्य में पाया जाता है, तो आप देख रहे हैं नंबर 1 पर हमने केरल लिख रखा है। अर्थात एक बात तो ये निश्चित है कि केरल समस्त भारतीय राज्यों में ऐसा राज्य है जहां पर लेटेराइट मृदा का विस्तार या लेटेराइट मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सबसे बड़े पैमाने पर पाया जाता है। एक चीज़ ये क्लियर। आइए अब हम लेटेराइट मृदा के ये प्रमुख फसलों के बारे में आपसे बात करें, यानी ये जो लेटेराइट मृदा है ये किन किन फसलों के लिए बेहद उपयुक्त है। तो इसमें आप देखेंगे भाई लेटेराइट जो मृदा है ये चाय, इसके अतिरिक्त काफ़ी, इसके बाद रबर, इसके बाद में बात करें काजू के बाद में बात करें सिनकोना। हाँ, ये चाय, काफ़ी, रबर, काजू, सिनकोना, इन समस्त फसलों के लिए जो लेटेराइट मिट्टी है ये सबसे ज़्यादा अनुकूल है। अर्थात लेटेराइट मिट्टी में चाय, काफ़ी, रबर, काजू और सिनकोना इसकी उत्पादकता सबसे अधिक होती है या इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, आप कुछ भी कह सकते हैं। और आइए अब हम अगली बात करते हैं लेटेराइट मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है। तो इसमें आप देखिएगा लोहा और एल्यूमिनियम, ये दो ऐसे तत्व हैं, आयरन एंड एल्यूमिनियम, लोहा प्लस एल्यूमिनियम, हमने कहा ये दो ऐसे तत्व हैं जिसकी जिन तत्वों की इस लेटेराइट मिट्टी में अधिकता होती है। अर्थात इस लेटेराइट मृदा में आयरन और एल्यूमिनियम अतिरिक्त तरीके से नहीं इस्तेमाल करना होता है ऑलरेडी, चूँकि ये बड़े पैमाने पर उपस्थित होते हैं। और इस लेटेराइट मृदा में ये न्यूनता वाले तत्वों के बारे में आपसे बातचीत की जाए तो ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन अभी तक जो आप देख पा रहे थे ये नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाद अगला आपने देखा था फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस। अगली बात करें जीवांश, और जीवांश के साथ साथ इसमें एक और भी तत्व है चूना। तो हमने कहा लोहा और एल्यूमिनियम की इस लेटेराइट मृदा में अधिकता होती है यानी ये बड़े पैमाने पर ऑलरेडी उपस्थित होता है। और ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवांश व चूना, ये कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी इस लेटेराइट मृदा में कमी पाई जाती है, यानी इनका अतिरिक्त रूप से इस्तेमाल करना होता है, अतिरिक्त रूप से इस्तेमाल करना होता है। तो इस तरह से आपने देखा ये कंप्लीट लेटेराइट मृदा के बारे में। और एक चीज़ हमने आपसे कहा था कि हम सबसे अंत में आपको बताएंगे कि कुछ वो कॉमन चीज़ें कौन सी हैं जहाँ से अगर आपका एग्जामिनर आपसे किसी एक मृदा का नाम देकर के पूछे किस तत्व की न्यूनता होती है, कमी पाई जाती है, तो इसमें अगर आप अब तक नोटिस किए हों तो ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और ये जीवांश, चूना छोड़ दीजिएगा, हमने कहा नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवांश, ये 3 ऐसे तत्व हैं जो कि कॉमन रूप से या देखा जाए तो उभयनिष्ठ तरीके से सभी प्रकार की मिट्टियों में इनकी कमी पाई जाती है। यानी एक चीज़ आप हमेशा नोटिस करके रखेंगे, ध्यान देंगे कि अगर आपसे एग्जामिनर आपका पूछे किसी एक मृदा में कि डॉट मृदा में किस तत्व की कमी पाई जाती है और उस कमी वाले ऑप्शन में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवांश होंगे, तो समझ जाइएगा आपका जवाब बस यही होगा, आपका जवाब बस यही होगा। तो आई थिंक ये जो आप भारत की ये जो मेजर सॉइल्स रही, 4 प्रमुख जो मृदाएं रही, जलोढ़, लाल, काली और लेटेराइट, इनके बारे में आपने इनके समस्त पहलुओं को आपने बड़ी गंभीरता से समझा होगा। और एक चीज़ आप जरूर ध्यान देंगे, हमने जलोढ़ मृदा के बारे में आपसे बातचीत की कि जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस भारतीय राज्य में पाया जाता है, तो भाई उत्तर प्रदेश में। और लाल मृदा के बारे में हमने आपसे बातचीत की थी कि जो लाल मृदा है इसका सर्वाधिक विस्तार कौन से भारतीय राज्य में पाया जाता है, तो तमिलनाडु होगा। और काली मृदा के अगर सर्वाधिक विस्तार वाले भारतीय राज्य की आपसे बातचीत की जाए तो ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र होगा।
और अगर आपसे पूछा जाए कि लेटेराइट मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस भारतीय राज्य में पाया जाता है, तो केरल होगा। इन 4 राज्यों को आप जरूर याद करके रखिएगा। बहुत जल्दी मिलेंगे फिर हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।